नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 5, जिसका नाम है आखिरकार किस तरह मैं हिंदी में आया। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। और इस पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। तो जैसे आप पाठ का नाम देख रहे हैं, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपने हिंदी लेखन से संबंधित जो अपने जीवन के अनुभव है कि कैसे क्या कुछ जीवन में उन्होंने संघर्ष किए, कितने ज्यादा संघर्षों के बाद उन्हें ये मुकाम प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें की, किन किन लोगों से वो मिले, किस किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, वो सारी चीजें इसमें दी हैं, जिसमें से काफी सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं पिछले सेशन में ही। यानी कि उन्होंने, आपने देखा कि अब तक वो काफी ज्यादा संघर्ष अपने जीवन में कर चुके हैं, बहुत सारे काम अपने जीवन में कर चुके हैं। और क्योंकि शुरुआत में ही उनका जो एक लक्ष्य था, उनका जो एक एम था, उसको वो केंद्रित नहीं कर पाए थे, उस लक्ष्य को वो नहीं सोच पाए थे। तो इसीलिए शायद उनको बहुत सारे संघर्ष करने पड़े और कई बार परिस्थितियों के कारण भी इंसान को बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात अभी तक जो हमने सीखी है वो ये है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। और दूसरा, सबसे पहले अगर आप अपना गोल सेट कर लेते हो, अपने जीवन का उद्देश्य अगर आप निश्चय कर लेते हो, निश्चित कर लेते हो, तो आपको फिर उसी कार्य की तरफ मेहनत करनी है, उसी की तरफ आगे बढ़ना है। किसी भी परिस्थिति में उससे आपने हटना नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लेखक के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे एक तरह से उन्होंने कठिनाइयों का सामना भी अपने जीवन में किया है। तो देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं छोटी छोटी चीजों को, फिर हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने शुरुआत इस लाइन से की थी कि एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला जो मुझे इस कदर चुभ गया, या मुझे इस तरह से कह दिया गया कि मैं जिस हाल में था उसी हाल में और 5-7 रुपए लेकर दिल्ली आ गए। यानी कि उनके परिवार वालों ने, उनकी फैमिली वालों ने शायद उन्हें कुछ इस तरह कह दिया या कुछ ऐसी बात कह दी जिससे कि वो अपने परिवार वालों से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ सोचे समझे, वो जिस हालत में थे बिल्कुल उसी हालत में, यानी कि कोई तैयारी नहीं है पहले से, कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिना किसी तैयारी के, बिना पैसों के वो 5-7 रुपए लेकर दिल्ली आ जाते हैं। तो जब वो दिल्ली आते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली में पहली बस जो मुझे मिली, मैं उसी में बैठ गया। यानी कि दिल्ली जाने के लिए पहली बस जो मुझे मिली, मैं उसी पर बैठ गया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने करोल बाग में लबे सड़क का एक कमरा लिया। यानी कि सड़क के किनारे उन्होंने एक कमरा लिया। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं। और जब उस शुरुआत में जब वो वहां पर जाते हैं तो उन्होंने सबसे पहले सड़क के किनारे रहना शुरू किया, वहां पर एक कमरा लिया। उसके बाद उन्होंने वहां पर, क्योंकि उन्हें आर्ट्स का, ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक था, आर्ट करते थे वो, तो उन्होंने यहाँ पर एक आर्ट स्कूल ज्वाइन किया जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था और काफी सारी कलाकृतियां उन्होंने वहां पर बनाना सीखी। और देखिए, वो कहते हैं कि मैं रास्ते में चलते चलते कभी कभी ड्राइंग बनाता, तो कभी कभी कविताएं भी लिखता था। यानी कि उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक था, वे कविताएं भी लिखते थे। और वो कहते हैं कि इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान ना था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित भी होंगी। यानी कि वो ऐसे ही अपने, जब भी वो जाते थे, अपने स्कूल जाते थे, आर्ट स्कूल जाते थे, तो वहां पर जाते जाते वो कुछ कविताएं लिखते थे, कुछ कविताएं कहते थे। और उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कभी ये कविताएं प्रकाशित भी होंगी, यानी कि कभी ये कविताएं छापी भी जाएंगी। और फिर वो कहते हैं
कि कुछ जो कविताएं उनकी होती थी वो उर्दू में होती थी, जैसे गजल और शेर, और हर चीज और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ। यानी कि वो जहां पर भी चलते थे, एक जो जो कवि होते हैं या जो कलाकार होते हैं, वो अपनी कल्पना शक्ति से या कहे तो अपने एक तरह से बुद्धिमत्ता से वो किसी भी चीज में किसी भी चीज पर कविता बना सकते हैं, किसी भी चीज पर शेर और शायरी कर सकते हैं, किसी भी चीज में सुंदरता देखकर उसका चित्र बना सकते हैं, उसकी ड्राइंग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं एक तरह से हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर चीज को मैं ध्यान पूर्वक देखता था, ये सोचकर कि मैं उसको ड्राइंग के रूप में बना सकूं। तो उन्होंने फिर वहां पर आगे बताया कि किस तरह से जो उनका भाई था वो उन्हें पैसे भेजता था, और फिर साइन बोर्ड पेंट करने का भी एक सहारा था कि वो वहां पर साइन बोर्ड पेंट कर दिया करते थे, उससे उन्हें कुछ पैसे मिलते थे जिससे वो अपना गुजर बसर करते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि काफी टाइम बाद एक पत्रकार महोदय भी उनके साथ आ गए, और फिर उन्होंने इलाहाबाद को अपनी वीकनेस बताया। यानी कि उन्होंने कहा इलाहाबाद मेरा वीक पॉइंट है, यानी कि मैं इलाहाबाद से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। अब फिर यहाँ पर लेखक ने बताया है कि उनके जो कवि मित्र थे, उन्होंने बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा ने एमए कर लिया था, और दिल्ली में उनसे एक बार मुलाकात भी हुई थी, और क्योंकि वो कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या पत्रकारिता का कोई जरिया खोज रहे थे, तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए, यानी कि बच्चन स्टूडियो में वो आए थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि क्लास खत्म हो गई थी, जब बच्चन जी जो है स्टूडियो में आए, क्लास खत्म हो गई थी और मैं जा चुका था, यानी कि मैं वहां से जा चुका था, लेकिन उन्होंने, किसने, बच्चन जी ने, उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप, छोटा सा नोट था उनके लिए जो लिखा था, और वो कहते हैं कि मेरी एक बहुत बुरी आदत थी पत्रों का जवाब ना देना। यानी कि मेरे अंदर एक बहुत ही बुरी आदत है कि मैं किसी के भी पत्र का जवाब नहीं देता हूँ, पत्रों के उत्तर नहीं देता हूँ, चाहे सैकड़ों जवाबबाज पत्रों के मन ही मन लिखकर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं। यानी कि भले ही हर पत्र को पढ़ता हूं और उसके जवाबों को मन ही मन सोचता हूं और फिर हवा में उड़ा देता हूं। तो इस तरह से वो कहते हैं, तो मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी, और उसी समय जो ये सारी चीजों से उनके अंदर का जो मौन था वो कैसे अभिव्यक्त हुआ, एक कविता बनकर अभिव्यक्त हुआ, एक कविता बनकर उन्होंने अपने मौन को तोड़ा। और अफसोस की वो कविता अंग्रेजी में थी, उन्होंने अफसोस जताया इस बात पर कि वो कविता अंग्रेजी में थी, और वह एक सानेट था, वह एक सानेट, मगर उनको लिखे जाने के बाद मैंने उनको अपना जवाब गोया, यानी कि अपना जवाब एक तरह से जो जैसे गोया, यानी कि जैसे अपना जवाब उन्हें भेज दिया है। वो कहते हैं कि जब मैंने वो एक सानेट लिखा तो समझो मैंने उनको अपना जवाब जो है, जो उन्होंने मुझे पत्र लिखे थे, जो मेरे लिए उन्होंने नोट छोड़ा था, उसका जवाब मैंने दे दिया। तो फिर उन्होंने यहाँ पर बताया है कि मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी, यानी कि जो मेरी दिलचस्पियां थी, मेरे अंदर की जो खुशी थी, जो चीज, जो बात मुझे खुशी देती थी, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना, ये शायद वो कहते हैं मैंने पढ़ा हुआ था अपने बचपन में, क्योंकि वो आंतरिक रूप से एकांतरिकता, यानी कि एकांत प्रिय थे, मगर अंदर से बहुत खिन्न और बहुत दुखी था। वो बताते हैं कि भले ही मैं बहुत ज्यादा एकांत प्रिय था, लेकिन अंदर से बहुत खिन्न था, बहुत दुखी था। और ऐसे ऐसे वो अपने गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बताते हैं कि जब बच्चन जी देहरादून आए थे और वो वहां पर ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे, और वो उसे
इत्तेफाक यानी कि संयोग की बात कहते हैं कि ब्रजमोहन गुप्त जी जो है वो लेखक के भाई के मित्र है और उनके पिताजी लेखक के पिताजी के मित्र हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि उस साल एक जोर की आंधी आई थी देहरादून में। उस साल एक जोर की आंधी आई थी और इतने बड़े बड़े पेड़ बिछ पड़े थे सड़कों पर, टीन की छतें उड़ गई थी और जो बच्चन साहब थे वो उसी आंधी में गिरते पेड़ के नीचे आने से बाल बाल बच गए थे। और फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर जो तूफान मन और मस्तिष्क, उन्होंने कहा कि हम सबका सौभाग्य था, मैं आज स्पष्ट देख पा रहा हूं कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क में चल रहा था यानी कि वो इससे ज्यादा कहीं ज्यादा प्रबल था, क्योंकि उन्हें पत्नी वियोग उनको हाल में ही हुआ था। कैसी पत्नी का वियोग, तो आगे बताते हैं कि जो शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी थी, और उन्होंने यहाँ पर जब लेखक संघर्ष कर रहे थे तो उनके संघर्षों की युवा संगिनी थी। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बच्चन जी के बारे में बताया कि बच्चन जी का जो नेचर था वो बिल्कुल किस तरह का था। एक मक्खन हृदय व्यक्ति थे। वो कैसे थे? एक मक्खन हृदय यानी कि जिनका हृदय जो है बहुत ज्यादा कोमल हो, और वाणी के धनी थे, बात के धनी थे, संकल्प के फौलाद थे, यानी कि जो भी काम कर लिया है, जो भी काम सोच लिया है उसे पूरा करने वाले थे। तो उन्होंने यहाँ पर बताया, बरखा की याद बताई दूसरी बार कि कैसे एक बार बच्चन जी को इलाहाबाद जाना था और एक बार तो उन्होंने क्या किया, जब जिनके घर में वो रह रहे थे तो उन्होंने काफी मना किया कि मत जाइए, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने बिस्तर को कंधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंच गए। तो वो कहते हैं इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे, यानी कि वापस अपने घर इलाहाबाद मुझे बच्चन जी ही खींच कर ला सकते थे, मैं स्वयं नहीं। और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था, यानी कि वो कहते हैं कि मैं बच्चन जी को बहुत ज्यादा नहीं जानता था, मगर उनके परिचय के जितने भी क्षण थे वो सटीक थे, बिल्कुल सही थे, परफेक्ट थे। जितने भी क्षण में उनसे मिला था, वो कहते हैं वो मात्र क्षण ही आजकल की तरह मैं बहुत कम नहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता जुला था। वो कहते हैं कि मैं आजकल की ही तरह था, बहुत ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे इसकी कभी कोई जरूरत सी महसूस नहीं हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था, जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई है, और क्यों है, खैर। वो कहते हैं 36, 37, 37, 38 के साल थे, जी हाँ। तो बच्चन ने मुझसे कहा तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। उन्होंने कहा कि तुम इलाहाबाद चलो। ये किसके साल थे? 36, 37 या 37, 38 के साल थे, और बच्चन ने उन्हें कहा कि यहाँ तुम रहोगे तो मर जाओगे, इलाहाबाद चलो, इलाहाबाद और एमए करो। ये सारी चीजें उन्होंने कही। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा, यानी कि उनको अपने जीवन में अपने लक्ष्य का एक तरह से पूर्ण ज्ञान नहीं था। काफी ज्यादा चीजों में वो इन्वॉल्व थे, काफी सारी चीजें वो करना चाहते थे, काफी सारी चीजें वो कर रहे थे। जैसे वो ड्राइंग उनको पसंद थी, वो कविताएं लिखते थे, वो गजल लिखते थे, वो शायरी लिखते थे। साथ ही वो क्या करते थे, एक केमिस्ट की दुकान में काम भी करते थे, जहां का भी उन्हें काफी अच्छा अनुभव हो गया था। तो इस तरह से अब जिस तरह के लोगों से वो मिलते थे, उनका जो व्यक्तित्व है वो उस तरह से परिवर्तित होता था। जैसे वो बच्चन जी से मिले तो बच्चन जी ने उनसे कहा कि तुम इलाहाबाद चलो और वहां जाकर एमए करो। और इस तरह से जो यहाँ पर जिनकी दुकान में वो केमिस्ट थे, वो कहते थे कि तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। तो वो कहते हैं मगर मैं देख चुका था कि फेफड़ों के मरीज के लिए, गरीब गुरबे के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे, कैल्शियम लैक्टेट 3 times a day, कैल्शियम लैक्टेट 3 times a day। तो जो भी गरीब गुर्दे उनकी दुकान में आते थे, जो भी एक तरह से
जो लोग उनके लिए उनकी दुकान में आते थे तो उनके लिए वो दवा लिखते थे, कैल्शियम लैक्टेट 3 टाइम्स अ डे, एक दिन में 3 बार। और वो कहते थे जो यहाँ पर कैल्शियम लैक्टेट उन दिनों में 2 आने में 1 आउंस आता था, 2 आने में 1 आउंस आता था। और मैं अपने दिल में बेफिक्र था, यानी कि मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया, लेखक ने कहा वो इलाहाबाद आ गए तो बच्चन ने क्या किया। उन्होंने कहा कि जब वो इलाहाबाद आ गए तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए, यानी कि लोकल गार्जियन जो है बच्चन जी के जो पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन जी के जो पिताजी थे, वो लेखक के लोकल गार्जियन के रूप में दर्ज हुए और उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। तो ये यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद आया तो बच्चन जी के पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वहां पर जब मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा था तो मेरे लोकल गार्जियन के रूप में उन्होंने सिग्नेचर किए। काफी सारी जो साहित्य से संबंधित बुक्स हैं जैसे सूफी नज़्में, उर्दू फारसी की नज़्में, ये उन्होंने संग्रह लेखक को दिया और वो कहते हैं ये काफी समय तक आशीर्वाद की तरह मेरे साथ था और अब एक अर्थ में अब भी है, यानी कि अब अर्थ में है। अब मैं वो सारी चीजें सीख चुका हूं तो अब उनका अर्थ में समझ गया हूं। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों साल का जिम्मा लिया और कहा देखो जब तुम इस काबिल हो जाओ, यानी कि तुम्हारी नौकरी लग जाए तो वापस कर देना। उन्होंने क्या कहा कि अब तुम्हारी नौकरी जब लग जाएगी, तुम जब इस काबिल हो जाओगे कि पैसे कमा लो तो तुम लौटा सकते हो पैसे, चिंता मत करो। मैं न इस काबिल हुआ और ना ही मैंने चिंता की। तो लेखक कहते हैं, देखिए उन्होंने अपने हिंदी में आने की पूरी एक जर्नी बताई है, पूरे जीवन चर्या बताई है। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, ना तो मैं काबिल बना और ना ही मैंने कभी चिंता की। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह से काम का आदमी बन जाऊं। हरिवंश राय बच्चन जी चाहते थे कि लेखक किसी तरह से काम का व्यक्ति बन जाए। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं। तो वो कहते हैं वो चाहते थे कि जब तक वो ये सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं तो तब तक मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, वहां से चला जाऊं, ताकि कहीं पैर जमाकर खड़ा हो सकूं। तो वो चाहते थे कि ये कुछ अच्छे से पढ़ लिख जाए, अच्छे से पढ़ ले, ताकि ये कहीं पर अपने पैर परमानेंटली जमा सके, यानी कि ये परमानेंट उस काम को कर सके। कहीं न कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। वो कहते हैं कि कहीं न कहीं मेरे पिताजी की जो सरकारी नौकरी थी उसको देखकर मेरे दिल में एक बात बैठ गई थी कि नौकरी तो करनी ही नहीं है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। लेखक कहते हैं मैंने कभी भी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है, और जब मैं साफ साफ देखता हूँ, लेखक कहते हैं कि मेरा ख्याल यह है कि जब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखता है और मैं कह सकता हूँ कि बस घोचूपन की हद थी और पलायन। वो कहते हैं कि जब जो मेरे ख्याल में मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ और कहता हूँ कि बस अब घोचूपन की हद, यानी कि अब जो हद है वो पूरी हो गई है एक तरह से। अब सब कुछ ठीक होना चाहिए, अब सब कुछ सही होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई और पंत जी की सहज कृपा से। वो कहते हैं मैं कभी नहीं भूलूंगा इस बात को, पंत जी की सहज कृपा से
इंडियन प्रेस के अनुवाद का काम मिल गया था। यानी कि जब उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की तो हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में उन्हें एक सीट फ्री मिल गई और ये सारी जो कृपा थी वो पंत जी की थी और वो कहते हैं मैं इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। और इंडियन प्रेस में उन्हें अनुवादक का काम मिल गया। और लेखक कहते हैं सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह यह थी कि अब मुझे कविता यानी कि हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है। अब जाकर उन्हें अगर कोई बात समझ में आई थी तो वह थी कि कैसे उन्हें हिंदी की कविता को गंभीरता से लिखना है, इस विषय को गंभीरता से लेना है कि मुझे एक तरह से कविताएं रचनी है, मुझे पाठ लिखना है, मुझे लेख लिखना है। तो यहाँ पर कहते हैं जिससे कि मेरा रब्त यानी कि एक तरह से जिससे कि मेरा लगाव या मेरा एक तरह से संबंध जो है लगभग समाप्त ही हो गया था। वो कहते हैं कि हिंदी कविता, वो कविताएं लिखते भी थे तो वो अंग्रेजी की कविताएं लिखते थे, कविताओं को अंग्रेजी में लिखते थे। तो वो कहते हैं कि जिससे मेरा जो रब्त है यानी कि एक तरह से मेरा जो रिश्ता है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और उन्होंने कहा कि भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी हो चुके थे। जो हिंदी भाषा है और उसकी लेखन शैली जो है वो लगभग मेरे लिए अजनबी हो गई थी। तो तब लेखक कहते हैं आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरे लिए कभी नहीं रही थी। यानी कि जैसे फर्स्ट लैंग्वेज होती है हिंदी, तो ऐसी वो कहते हैं मेरे लिए कभी नहीं रही। घर में खालिस उर्दू, उनके घर में जो एक तरह से बातचीत का जो संसाधन था वो था खालिस उर्दू। और बीए में भी उन्होंने उर्दू के एक विषय को ही लिया था और इसीलिए वो कहते हैं कि ये मेरे लिए हिंदी जो है फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं रही। वो कहते हैं गजल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। यानी कि गजल वो कहते हैं मेरे अंदर की जो भावुकता है उस भावुकता का अपने तौर पर निरीक्षण करके अपने तौर पर उसको अच्छा बुरा कहना, एक अच्छे बुरे में वो मेरी मौन साथी थी। जैसे भी कुछ थी अपनी थी, यानी कि जैसी भी थी अपनी थी। शायद विषयांतर हो रहा था, यानी कि विषय जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा था, टॉपिक जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा था। मगर बच्चन ने मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने। जैसे वो कहते हैं मगर जो बच्चन है हरिवंश राय बच्चन जी, उनके हिंदी साहित्य के मोड़ में और हिंदी के पुनर्संस्कार में के प्रमुख कारण बने। वो कहते हैं मैं उनको यहाँ पर कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं इस बात को यहाँ पर कुछ स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि एक बार पहले भी सन 30 में 1933 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था। उन्होंने कहा कि एक बार 1933 की बात बता रहे हैं कि तब एक बार मैं यहाँ पर प्रीवियस का इम्तिहान छोड़कर जा चुका था। वो कहते हैं मगर तब तक उनकी कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी। जो पाठ्य पुस्तिका है सरस्वती और चांद, उनमें उनकी रचनाएं छप चुकी थी। बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सानेट को पसंद किया था। लेखक कहते हैं बच्चन साहब ने अभ्युदय में प्रकाशित जो एक सानेट था जिसको मुक्त छंद भी कहा जाता है को बहुत पसंद किया था और कहा था कि वातावरण में यह ख्यालीस सानेट है, यद्यपि मुझे उससे मतभेद है, यद्यपि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे इससे मतभेद है। बहरहाल तो सन 1937 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट ही चुकी थी। 1937 की बात कर रहे हैं कि भाषा तो लगभग मुझसे छूट ही चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्रा और सदैव एकांत है अपने लिए, या तो अंग्रेजी या फिर
उर्दू गजल। उन्होंने कहा जो मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम था, मेरे बोलने का विषय था, वो क्या था? मात्र और सदैव एकांत था अपने लिए। माध्यम तो ये था, और अंग्रेजी था अफसोस या उर्दू गजल थी। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पंछाही सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेखक यहाँ पर दो लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं। एक तो अपने पछाही सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को, जो उनके बचपन का टाइम जो था, उसको वो धन्यवाद देना चाहते हैं कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी ना हो सकी। वो कहते हैं कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ नहीं खड़ी हुई। मेरे हृदय में मेरा जो हृदय है वो क्या करता था? वो मस्तिष्क को घेर लेता था। और अफसोस इतना ही नहीं, मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। यानी कि मैं जमकर किसी भाषा को परफेक्टली सीखना जो होता है, तो वो कहते हैं मैं जमकर उसका अभ्यास नहीं कर सका, मैं जमकर उसका अभ्यास नहीं कर पाया। हिंदी ने मुझे उस समय अपनी ओर खींचा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि अब वो बता रहे हैं कि आखिरकार वो किस तरह से हिंदी में आए। तो कहते हैं हिंदी ने मुझे उस समय अपनी ओर खींचा। इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। वो कहते हैं कि हिंदी ने मुझे अपनी तरफ खींचा और उस समय मेरी जो कल्पना शक्ति थी, मेरी जो चेतना थी, उसमें निराला और पंत थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, दो लोग थे उनकी कल्पना में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी। तो उनसे प्राप्त संस्कार, जो भी संस्कार उन्होंने प्राप्त किए थे उनसे, और इलाहाबाद प्रवास, इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में, इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद का जो हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन, और आज हिंदी भी अपनी ओर खींचती है। आज हर एक तरह से हर भाषा की तरह सबसे जो हिंदी भाषा है उसको भी काफी जोर दिया जाता है, काफी खींचती है। तब लेखक कहते हैं बावजूद कम से कम मुझ जैसे को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे अपनी ओर खींचती है। किसकी ओर खींचती है? वो कहते हैं कि कम से कम जो मेरे जैसे लोग हैं, दुखी और विरक्त करने वाले जो संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण है, उसकी ओर उन्होंने कहा कि ये खींचती है। बच्चन इस वातावरण को आज क्या कहते हैं? मर्दानावार झेल ही नहीं रहे हैं। यानी कि इस वातावरण को वो आज मर्दानावार झेल नहीं रहे हैं। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति, सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मनस्थिति का घोतक है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने काफी सारी बातें डिस्कस की है अपने जीवन की, और बताया है कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया हिंदी में आने के बाद भी, क्योंकि हिंदी उनकी कोई भी भाषा नहीं थी। वो हिंदी को पढ़ना भी उन्हें पसंद नहीं था। वो ज्यादातर उनकी जो जबानी भाषा थी, परिवार में जो भाषा यूज की जाती थी, वो भी ज्यादातर उर्दू भाषा थी या फिर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वो करते थे। तो उन्होंने कहा मगर सन 1937 में मेरा हाल यह था कि जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। अभी तक उन्होंने हिंदी के प्रति एक तरह से अपना बहुत ज्यादा लगाव, अपना बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने कहा 1937 का ऐसा टाइम था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतस चेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसीलिए इलाहाबाद लाए हैं।
वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चिंत हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर। तो अब उन्हें धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही थी कि शायद बच्चन जी मुझे इसीलिए इलाहाबाद लाए हैं कि मैं कुछ कर सकूं, अलग कुछ कर सकूं सबसे। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी बहुत सारे बहुत एक तरह से मैदान में उतरना है, अपने तरीके से उतरना है। मुझे भी कमर कस लेनी है, यानी कि मुझे भी काफी ज्यादा मेहनत करनी है। कमर कस लेना यानी कि कठोर परिश्रम करना, मेहनत करना। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य भी था। उन्होंने कहा अब जो मेरे मन का एक ही भाव था, एक ही मुख्य भाव था और दूसरा कोई भाव मेरे मन में नहीं था। लेखक बताते हैं, मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टैंजा का प्रकार मुझे बताया था। स्टैंजा यानी कि काव्यांश, जिसको हम अंग्रेजी में स्टैंजा कहते हैं, हिंदी में काव्यांश कहते हैं, का प्रकार मुझे बताया। 14 पंक्तियां जो कि सानेट नहीं है और तुकों का प्रभावकारी विन्यास इसमें है। बीच बीच में अनेक पंक्तियां तुकांत है। मुझे बहुत आकर्षक लगा। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक तरीका बताया कविता को लिखने का, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आकर्षक वो लगा। तो वो कहते हैं इस प्रकार, वह प्रकार मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम, मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छिपी नहीं। यानी कि जो उन्होंने कहा कि उस प्रकार की रचना थी, यानी कि आकर्षण लगा वह प्रकार मैंने तबीयत पर जोर डालकर, यानी कि जो टाइप जिस तरह से उन्होंने बताया था उस प्रकार में मैंने एक रचना की और ये रचना मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये रचना कभी छपी ही नहीं। ये रचना कभी छपी ही नहीं, इसलिए ये रचना उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। बच्चन के लिए तो वह कविता का एक बंध था, लेकिन मेरे लिए वह बंध एक पूरी कविता हो गई। और मगर मैंने जो लिखा था वस्तुतः सानेट से अलग रूप ना ले सका। यानी कि मैंने जो लिखा था वो सानेट से ज्यादा अच्छा रूप, यानी कि एक तरह से एक अच्छा सानेट के रूप में नहीं बना। तो बच्चन ने तब तक उसे अपने नवीन फर्म में कोई कविता नहीं रची। अब वो कहते हैं खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की जो कविताओं के रूप प्रकाट ने मुझे आकृष्ट किया। बच्चन साहब की जो रचनाएं थी निशा निमंत्रण जो उनकी रचनाएं थी, तो लेखक कहते हैं यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी कि उन कविताओं के रूप आकार ने मुझे बहुत ही ज्यादा आकर्षित किया। मैंने कुछ कविताएं फिर उस प्रकार भी लिखने की कोशिश की, यानी कि वो फॉलो कर रहे थे ज्यादातर, उनको अपना गुरु उन्होंने बनाया था और उन्हीं की तरह वो काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कहते हैं मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां, 3 स्टैंजा, प्रायः सभी कवि उस छंद में लिख रहे हैं, मुझसे नहीं चला गया। तो लेखक कहते हैं कि 9 स्टैंजा और कुछ पंक्तियों का जो एक तरह से 9 स्टैंजा है और कुछ छंद भी है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अब मुझे ये जो चीजें हैं ये इस पर नहीं चला गया, यानी कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरफ काम कर रहे थे, इस तरह से काम कर रहे थे, तो मुझसे ये नहीं किया गया। और मैंने यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी है, रूपाभ काल में किए हुए, यानी कि जो रूपाभ काल था उसमें परिवर्तन जो मेरी कविताओं में उन्होंने थोड़ा बहुत किया है वो किस तरह का है। वो कहते हैं कि मेरे पास आज भी अप्रकाशित, यानी कि जो कभी भी प्रकाशित नहीं हुई, अप्रकाशित और सुरक्षित है, उसका भी बच्चन जी को पता नहीं था। यानी कि उसका बच्चन जी को पता नहीं था, क्योंकि अगर पता होता तो वो शायद उनको उसके लिए और ज्यादा प्रेरित करते और उनको कहते कि आप अपनी जो पुस्तकें हैं उनको छपवाओ। और इस तरह से अब यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं कि मैंने अपने कोर्स
मैंने अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दिया, यानी कि उस समय मैं अपने कोर्स की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। इससे बच्चन जी को क्षोभ यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा था, उनके मन में बहुत ज्यादा असंतोष था, व्याकुलता थी, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, जिसको बुलाया था, जिसको पढ़ाने के लिए जिसका पूरा खर्चा उठाया जा रहा था, तो उसको अगर यहाँ पर इस तरह के कामों में जब कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। और वो कहते हैं, अतः मेरे मन में एक स्थायी संकोच, वो कहते हैं कि मेरे मन में एक स्थायी संकोच था। खैर 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान फिर भी मैंने नहीं दिया, यानी कि बड़ी मुश्किल से 2 साल पास किए थे, फिर भी मैंने फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी उसी साल गया था, और शायद वो जगह थी गोरखपुर। तो वो कहते हैं लेखक कि मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया, यानी कि जो भी कविताएं वो लिख रहे थे, जो भी कविताएं वो पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने जो नया अभ्यास किया था, एक तरह से नया उन्होंने चीज कुछ बनाया था, कुछ चेंज करके अपनी कविताओं को लिखा था। तो वो कहते हैं कि वो अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता, जो सरस्वती पाठ्य पुस्तिका है उसमें छपी एक कविता, निराला जी का ध्यान आकृष्ट, उसमें उसमें पढ़कर निराला जी के ध्यान को उन्होंने आकर्षित किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे, लेखक कहते हैं कि मैंने कुछ निबंध भी लिखे। रूपाभ ऑफिस में प्रारंभिक शिक्षा लेकर बनारस, वो कहते हैं रूपाभ ऑफिस में प्रारंभिक शिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। अब लेखक कहते हैं कि मैं वापस बनारस की कहाँ चला गया, हंस कार्यालय में चला गया, और निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रमाण में बच्चन ने मुझे घसीट लिया था, कि हिंदी के जो साहित्यिक प्रमाण हैं उनको आपको बताना है, तो उसमें वो कहते हैं मुझे उन्होंने घसीट लिया था। मैं आज मैं, लेखक अब आगे कहते हैं कि आज मैं स्पष्ट देखता हूं कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिभा रही है, यानी कि मेरे जीवन का जो एक तरह से जीवन मेरा है, इसे भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन जी की वह मौन सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरों को नया प्रातिभ यानी कि प्रतिभा से युक्त, दूसरों को प्रतिभा से युक्त जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। नैसर्गिक यानी कि जो एक तरह से प्राकृतिक क्षमता होती है वो रखती है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि बच्चन जी से मैं हमेशा प्रायः ही दूर रहता आया हूँ, क्योंकि देखिए जब आपको किसी व्यक्ति का सम्मान होता है, जब आपको किसी व्यक्ति का भय होता है, तो आप बहुत टाइम उसके साथ बिल्कुल भी हंसी मजाक ठिठोली नहीं करते हैं, आप उनसे जितनी भी दूरी बनाकर रखें उतनी दूरी आप बनाकर रखते हैं। तो वो कहते हैं यद्यपि दूर और नजदीक की मेरी अपनी परिभाषा है, और जिसको मैं अक्सर बहुत ही नजदीक रहता आया हूँ, क्या उससे दूर नहीं रहा। तो इस तरह से उन्होंने कहा मेरी नजर में ये दूर और नजदीक की परिभाषा बिल्कुल अलग है। तो देखिए हमने काफी कुछ चीजें यहाँ पर चैप्टर में पढ़ दी है, लगभग हमारा चैप्टर ये कंप्लीट ही होने वाला है। तो इस तरह से इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही क्योंकि कंप्लीट पार्ट हो जाएगा तो पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।